हेलो एवरीवन, मैं हर्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी टेक्निकल पाठशाला में। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन का। आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ टॉर्क्स। जो हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, यानी कि किसी भी क्वांटिटी को हम लोग मेजर करते हैं किसके थ्रू, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। कोई भी हम अपना इंस्ट्रूमेंट करके क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो वो मेजरमेंट करने में हमारी कौन कौन सी टॉर्क हमें सिस्टम में देखने को मिलती है, किस टॉर्क का क्या यूज है, क्या नुकसान है, कौन सी टॉर्क हमारे इंस्ट्रूमेंट के लिए फायदेमंद है, या फिर कौन सी टॉर्क का क्या यूज होगा, कौन सी टॉर्क किस चीज का अपोज करेगी, किसको सपोर्ट करेगी, ये हम लोग पहले जान लेते हैं। क्योंकि आगे की क्लासेस में हमको क्या पढ़ना है, हमको इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं। तो इंस्ट्रूमेंट पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो टॉर्क लग रही है या फिर जो फंक्शन हो रहा है या प्रोसेस जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है। अगर हमको ये पता होगा कि कौन सी चीज किस वजह से हो रही है तो उसको समझने में हमको ज्यादा आसानी होगी। क्योंकि फिर हमको सिर्फ ये समझना रहेगा कि ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट इस तरीके से काम कर रहा है, ये ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि इसमें ये टॉर्क हमारी लग रही है और इस टॉर्क की वजह से हम इसको इस तरीके से यूज कर पा रहे हैं और इसी टॉर्क की वजह से हमको इस दूसरे तरीके से सिस्टम को यूज नहीं कर सकते। तो ये आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमारी जो टॉर्क होती है इंस्ट्रूमेंटेशन में, यानी कि कोई भी अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए, तो उसमें हम लोग तीन तरह की टॉर्क देखने को मिलती है। तीनों टॉर्क का अलग अलग काम होता है। टाइप ऑफ टॉर्क हमको देखने को मिलती है। दो टॉर्क हमारी हैं जो अलग अलग तरीके से होती हैं, जो कि है हमारी कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क। इनके टाइप्स हम लोग देखेंगे और हम लोग क्या देखेंगे, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क देखेंगे। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और हमारी डैम्पिंग टॉर्क, ये तीन तरह की टॉर्क हैं जो हमको अपने इंस्ट्रूमेंटेशन में और मेजरमेंट में देखने को मिलती है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं टॉर्क होता क्या है। टॉर्क एक तरीके से फोर्स होता है जो हम किसी भी बॉडी पे या किसी भी चीज पे लगाते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट और मेजरमेंट की, तो जो हम कोई भी क्वांटिटी अगर मेजर करेंगे किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, तो उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर कौन सी टॉर्क का क्या यूज होगा या वो टॉर्क किस लिए लग रही है, उसको लगने से हमारे सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये केवल आज हम आज की क्लास में देखेंगे। बस टॉर्क हम आज पढ़ेंगे, फिर आगे हम लोग शुरू करेंगे अपने क्या इंस्ट्रूमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट में आपको बताए थे, हमारा एमीटर होता है करंट नापने के लिए, वोल्ट मीटर हमारा होता है वोल्टेज नापने के लिए, एनर्जी मीटर हमारा होता है एनर्जी नापने के लिए, यानी पावर वगैरह भी नाप सकते हैं। वॉट मीटर हमारा होता है पावर नापने के लिए, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी मीटर हमारे होते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए, क्वालिटी मीटर हमारे होते हैं क्वालिटी फैक्टर के लिए। ऐसे ही हम लोग रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सब भी मेजर करते हैं किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से। तो वो इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग अपने सिस्टम में यूज करेंगे मेजरमेंट के लिए, उन सभी इंस्ट्रूमेंट के अंदर टॉर्क होते हैं। कौन से इंस्ट्रूमेंट के अंदर कौन सा टॉर्क होता है, क्यों होता है, ये पता होने से पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारे सिस्टम में कौन कौन से टॉर्क होते हैं, ताकि जब मैं आपको आगे चल के इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊं तो आपको बेहद अच्छे से ये समझ में आए कि इस इंस्ट्रूमेंट में हम यही वाला टॉर्क क्यों यूज कर रहे हैं, कोई और दूसरा टॉर्क हम क्यों नहीं यूज कर रहे, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैंने पहला जो आपका टॉपिक लिखा है आज का, वो है टाइप ऑफ टॉर्क्स। तो हम कौन कौन से टॉर्क का यूज करते हैं। पहली जो हमारी टॉर्क है वो कौन सी है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इसी को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ड्राइविंग टॉर्क। दूसरा क्या होता है हमारा, कंट्रोलिंग टॉर्क। और कंट्रोलिंग टॉर्क के बाद जो तीसरा हम सिस्टम में देखते हैं वो हमारा होता है डैम्पिंग टॉर्क। ये तीन तरह की टॉर्क हम लोग यूज करते हैं अपने सिस्टम में, ठीक है, यानी कि मेजरमेंट के अंदर। और मेजरमेंट जब हम करते हैं तो वो हम किससे करते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट से करते हैं। और उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क। ये तीनों टॉर्क हमको सिस्टम में देखने को मिलती है। इसके बाद में एक एक करके तीनों टॉर्क पे आता हूं। क्या यूज है किस टॉर्क का वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इतना ही आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता क्या है, मैंने आपको बना के भी दिखाया है इंस्ट्रूमेंट में। फिर से यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट बना देता हूं। ये मान के चलिए हमारा कोई इंस्ट्रूमेंट है और ये क्या है उसका
स्केल मैंने यहाँ पे बनाया है और यहां से हमने लिया हुआ है क्या, ये है हमारे पास पॉइंटर। आप लोगों ने अपनी लेबोरेटरी में, कॉलेज में भी, स्कूल में भी एमीटर वोल्टमीटर देखे होंगे। एमीटर हमारा करंट मेजर करता है, वोल्टमीटर हमारा वोल्टेज मेजर करता है। एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूं ये हमारा क्या है, एमीटर है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, अगर मुझे नापना है कि किसी सिस्टम में कितना करंट है, तो मैंने इस एमीटर को क्या कर दिया, उससे सिस्टम से कनेक्ट कर दिया। तो ये जो पॉइंटर है, मैं मान के चल रहा हूं ये 0 पोजीशन पे है और यहां हमारे क्या है, माइनस में करंट की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, और इधर हमारी प्लस में वैल्यू दी हुई है, ठीक है। ये हमारा -5 to +5 तक का क्या है, स्केल है, ठीक। ये उल्टी वैल्यू मैंने शायद यहाँ पे लिख दी है, ये -5 इधर आएगा और 0 हमारा इधर होगा, -1 -2 -3 -4 और ये -5, ठीक है। तो अब सिस्टम में होगा क्या, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का क्या काम है, ये जब हमारा पॉइंटर इनिशियल पोजीशन पे है, अगर हमारे सिस्टम में कोई भी करंट नहीं है तब तो ये 0 पोजीशन पर रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसको क्या देता हूं, सप्लाई देता हूं, यानी कि मैं कनेक्ट करता हूं, तो वो जो सप्लाई मैं इसको दे रहा हूं वो किस फॉर्म में दूंगा, मैं इसको कनेक्ट करूंगा, यानी कि थोड़ा सा वोल्टेज या फिर थोड़ा सा करंट मैंने अपने सिस्टम को प्रोवाइड किया। जब हमारे सिस्टम में कोई ना कोई करंट होगा तभी तो हमको ये एमीटर बताएगा कि हाँ इतनी वैल्यू का करंट हमारे सिस्टम में है, ठीक है। होता क्या है कि हम इसको क्या करेंगे, कोई रेजिस्टेंस मैंने लिया हुआ है और फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उस रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये मेजर करके मुझे बताइए। तो जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा, ऑन हम करेंगे, आपने अपने कॉलेजेस में देखा होगा, जब हम किसी चीज के रियोस्टेट लगा के रेजिस्टेंस की वैल्यूज, अलग अलग रेजिस्टेंस पे हम करंट की वैल्यू नोट करते थे, तो हम ऐसे ही एमीटर यूज करते थे। तो जब हम उसको सप्लाई देते थे तभी वो रोटेट करता था ना, मतलब आगे बढ़ता था। तो मान के चलो इसको हमने मेजर किया किसके लिए, यहाँ सिस्टम में हमारे को देखने मिला 3 एम्पियर का करंट, ठीक है। अब जब ये हमारा पॉइंटर 0 से 3 पे पहुंच गया, तो जो इस पे टॉर्क या फिर फोर्स लगा उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ये जो यहां से 0 से कहां तक गया, 3 तक गया, 3 एम्पियर का करंट हमारे सिस्टम में है, 3 पे जाके ये रुका। तो हमने क्या देखा कि 3 एम्पियर का करंट है और जिस फोर्स से या फिर जो फोर्स इस पे लगा या टॉर्क जो इस पे लगा, उसी को हमने क्या नाम दिया, उसी को नाम हमने दे दिया क्या, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क या फिर ड्राइविंग टॉर्क के नाम से हम इसको जानते हैं। दूसरा क्या होगा, ये जो 0 से लेकर 3 तक पहुंचा है, ये पहुंचा किस वजह से, ये पहुंचता है या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, या इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट की वजह से, या फिर हॉल इफेक्ट की वजह से, या फिर थर्मल इफेक्ट की वजह से। हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कई तरह के इफेक्ट होते हैं जो वर्क करते हैं किसके लिए, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को 0 मतलब उसकी इनिशियल पोजीशन से उस पोजीशन तक ले जाने के लिए जो हम लोग मेजर कर रहे हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, पहले मैंने क्या लिखा, और दूसरा ये जो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, T, और नीचे सबवेक्स में स्मॉल d से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव द पॉइंटर फ्रॉम रेस्ट। मैंने वही आप लोगों को बताया, यहाँ ये 0 पे रेस्ट में है, यानी कि अपनी इनिशियल पोजीशन पे है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या करेगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की जो हमको जरूरत पड़ती है वो किस लिए पड़ती है, हमारे पॉइंटर को इनिशियल पोजीशन से कहां पहुंचाने के लिए, जो भी चीज हम मेजर कर रहे हैं उस पोजीशन पे वो पहुंच जाए, उसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब ये किस इफेक्ट की वजह से होता है, बाय यूजिंग डिफरेंट प्रिंसिपल। लाइक कौन कौन से हमारे डिफरेंट प्रिंसिपल है, पहला है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, तीसरा है हमारा थर्मल इफेक्ट। इसमें और भी हमारे इफेक्ट होते हैं, हॉल इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और भी होते हैं, ड्राइविंग टॉर्क इज डेवलप्ड। ड्राइविंग टॉर्क डेवलप करने के लिए अगर हमारा मान के चलिए किसी भी सिस्टम में ड्राइविंग टॉर्क डेवलप नहीं होगा तो क्या होगा कि अगर इसमें कोई भी करंट हम लोग पास कर रहे हैं तो वो क्या हो रहेगा, अपनी इनिशियल पोजीशन में रहेगा। जैसे ये जो स्केल मैंने बनाया है इसमें मैंने 0 बीच में लिया है। अगर मैं एक स्केल इस तरीके से यहां से बनाता हूं तो यहां मैंने क्या लिया, 0 1 2 3। तो ये जो रेस्ट पोजीशन इसकी हो गई 0, और इस केस में इसकी जो पोजीशन है वो क्या है, यहाँ पे है। तो इसको 0 ना बोल के मैं इसीलिए इनिशियल बोल रहा हूं। कुछ कुछ मीटर हमारे पास ऐसे होते हैं जिसमें माइनस और प्लस दोनों में नंबर दिया होता है,
और कुछ हमारे पास ऐसे होते हैं जहां पे 0 से शुरू होता है। तो इसको हम लोग 0 ना बोल के क्या बोलेंगे, इनिशियल पोजीशन बोलेंगे, कि पॉइंटर को अपनी इनिशियल पोजीशन से हटाने के लिए या फिर रेस्ट पोजीशन से उसको दूर करने के लिए इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी के लिए हमको जरूरत पड़ती है किसकी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की या फिर ड्राइविंग टॉर्क की। और जिस इफेक्ट की वजह से ये सब होता है उसी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, उस पर फोर्स लगा के उसको रोटेट या फिर मूव करा पाते हैं। तो ये हमारा काम होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का। उम्मीद करता हूं आपको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क समझ में आया होगा। अब होगा क्या, इस पे मान के चलिए इधर से कोई फोर्स लगा, अब मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूं, अगर मुझे इधर से कोई धक्का देता है तो होगा क्या, मैं उधर जाऊंगा, अगर उधर से भी मुझे कोई धक्का देगा तब तो मैं रुकूंगा, वरना क्या होगा, मैं सीधा उधर जाके गिर जाऊंगा। ठीक है, तो ये जो मैं इधर से धक्का लगा मेरे ऊपर, वो क्या हो गया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब मुझे 3 एम्पियर अगर करंट मेजर करना है तो मुझे 3 एम्पियर पे रुकना होगा, लेकिन इसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का काम क्या है, सिर्फ उसको रेस्ट पोजीशन से हटाने का काम है, ना कि फाइनल पोजीशन पे पहुंचा दिया उसने। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारा क्या काम करेगा कि सिर्फ जो हमारा पॉइंटर है उसको रेस्ट पोजीशन से हटा देगा, यानी कि उस पर एक फोर्स लगाएगा या टॉर्क लगाएगा, जिससे वो अपनी रेस्ट पोजीशन जो है, जो इनिशियल पोजीशन है, उसको छोड़ के वो क्या करेगा, आगे की तरफ जाएगा जहां भी उसको मीटर की रीडिंग मेजर करनी है। अब जो हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क है उसका काम क्या है, जैसे यहाँ पे 3 एम्पियर मुझे मेजर करना है, तो जब इधर से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगेगी तो इधर से हमारा अपोज क्या करेगा, कंट्रोलिंग टॉर्क उसको अपोज करेगा, ताकि वो 3 एम्पियर पे रुक जाए। ऐसा ना हो कि हमको मेजर करना था 3 एम्पियर और वो सीधा 10 पे पहुंच जाए, फिर वो ऐसे इधर को वापस आए। ठीक है, तो ये जो इसका अपोज करेगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे कंट्रोलिंग टॉर्क। और जब हमारी कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, यानी कि अगर मैंने इधर से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगाया, दो या 3 डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगाया न्यूटन, तो इधर से ही अगर 2 या 3 न्यूटन का हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क लगेगा, उस कंडीशन पे जब ये हमारा पॉइंटर रुक जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलेंगे। ठीक है, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन हमारी वो कंडीशन होती है जिसपे कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, कंट्रोलिंग टॉर्क को जो हम डिनोट करेंगे वो किससे करेंगे, टी सफिक्स में सी से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, कंट्रोलिंग टॉर्क इज यूज्ड फॉर अपोजिंग द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। वही मैंने लिखा कि ये अपोज किसका करेगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का अपोज करेगा हमारा कौन सा टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क। द पॉइंटर स्टॉप्स व्हेन कंट्रोलिंग टॉर्क इज इक्वल टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। जब हमारे सिस्टम पे मान के चलिए इधर से मैंने क्या किया, जो इधर से टॉर्क का प्रेशर लगा हमारे पे, मान लो मैंने 5 इधर से प्रेशर लगाया, अगर उधर से भी इस पे 5 ही अमाउंट में प्रेशर लगता है तब तो ये यहाँ पे रुक जाएगा, वरना इधर से प्रेशर लग गया मान के चलो 6 का, तो होगा क्या, जिस सिस्टम को यहाँ 3 पे रुकना था वो कहाँ रुकेगा, वो 2 पे रुकेगा। क्यों, क्योंकि उधर से फोर्स की वैल्यू ज्यादा लग रही है, इधर से कम लग रही है, इसीलिए हमारी कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू जब इक्वल होगी, उसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस कंडीशन बोलेंगे। क्योंकि हमारे पॉइंटर को जो एग्जैक्ट हमारी सही वैल्यू है, जिसमें कोई एरर नहीं है, वो हम तभी मानेंगे कि जिस अमाउंट का इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा है उसी अमाउंट का कंट्रोलिंग टॉर्क लगा होगा, इसलिए ये सही वैल्यू दे रहा है। अब जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो फिर से 2 तरह की होती है। एक हमको देखने को मिलती है ग्रेविटी कंट्रोल, एक होती है हमारी स्प्रिंग कंट्रोल। तो जो हम कंट्रोलिंग टॉर्क लगाते हैं वो 2 तरह से लगाते हैं। एक हम लोग क्या करते हैं, स्प्रिंग का यूज करते हैं, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है। जब मैं आपको सारे इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊंगा तब मैं उसमें आपको दिखाऊंगा कौन से में हम लोग स्प्रिंग यूज कर रहे हैं, कौन से में हम ग्रेविटी यूज कर रहे हैं। तो जिसमें हम लोग स्प्रिंग यूज करेंगे उसके अंदर हमारी जो कंट्रोलिंग टॉर्क की वैल्यू आती है वो क्या आती है, वो आती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। और जो हमारी थीटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, सॉरी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा को, इसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग एंगल। थीटा को हम किसके, डिफ्लेक्टिंग एंगल को हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू, अगर ये थीटा है तो जो हमारा सिस्टम है वो क्या है, लीनियर है। लीनियर का मतलब क्या होता है कि ये जो मैंने यहाँ पे स्केल बनाया हुआ है, अगर यहाँ पे वैल्यू मेरी 1 है तो इसका मतलब 1 ही है, अगर 2 है तो उसका भी मतलब 2 है,
अगर 3 है तो 3। नॉन लीनियर स्केल हमारे कैसे होते हैं, ये मान के चलिए मेरा स्केल है, यहाँ वैल्यू क्या है 0, यहाँ क्या है 5, यहाँ है 11, यहाँ कितनी है 15, यहाँ कितनी है 27। इस तरीके से, यानी कि जो हमारा स्केल है वो कैसा हो, नॉन यूनिफॉर्म या फिर नॉन लीनियर, एक सीक्वेंस में ना हो के वो कैसा है, सीक्वेंस में नहीं है। मतलब जैसे ये मैंने लिखा है 0 1 2 3 4 5, तो इनके बीच में जो गैप है वो 1 का है, ठीक है। अब अगर मैं यहां दिखाता हूं तो 0 से 5 4, फिर 5 से 11 6, फिर 11 से 5 15 4, तो यहाँ कोई भी सीक्वेंस नहीं है कि एक सीक्वेंस में हम लोग चल रहे हैं। यहाँ हमने वैसे उल्टा सीधा कुछ भी लिख दिया है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर बोलते हैं। अब उसी में हमारा जो ग्रेविटी कंट्रोल है, उसमें जो हमारी कंट्रोलिंग टॉर्क की वैल्यू आती है वो क्या आती है, वो होती है साइन थीटा के प्रोपोर्शनल। तो अगर हमारे सिस्टम में मैं आपको यहाँ साइन थीटा या फिर कॉस थीटा या फिर ये हमारा थीटा स्क्वायर कुछ भी अगर टर्म होगा तो वो सब हमारे कौन से होते हैं, नॉन लीनियर होते हैं। लीनियर में ना कोई पावर होगी ना कोई एंगल होगा, कुछ नहीं होगा, तब हम उसको बोलेंगे कि हमारा सिस्टम जो है वो क्या है, लीनियर है। अब लीनियर और नॉन लीनियर से हमको फायदा या नुकसान क्या है, जैसे मैंने ये स्केल बनाया हुआ है 1 2 3 4 5, ऐसे ही अगर हमारा स्केल है तो किसी भी जिस वैल्यू पे हमारा पॉइंटर जाएगा हम उसको मान लेंगे। लेकिन अगर ये मैंने बनाया है जैसे 15 से 27 का मैंने स्केल बना दिया, अगर यही 15 से 20 होता तो 5 के बीच में हम लोग अनुमान लगा लेते कि ये वैल्यू आएगी, लेकिन 15 और 27 के बीच में भी हमने सिर्फ उतनी ही वैल्यू रखी है, जगह छोड़ी है जितनी मैंने 11 से 15 के बीच में रखी है। तो जो अनुमान हम लोगों को लगाना चाहिए वो अनुमान हमारा गलत हो जाएगा। इसीलिए मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन में हम लोग हमेशा चाहते हैं कि जो हमारा स्केल है वो यूनिफॉर्म और लीनियर ही होना चाहिए। नॉन लीनियर या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्केल हम लोग प्रीफर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कैलिब्रेशन जो प्रोसेस होता है, वो कैलिब्रेशन जो हम लोग करते हैं वो इसीलिए करते हैं कि जो हमारा मीटर है उसकी जो रीडिंग है उसको हम लोग एक अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सके, फिर उसको हम लोग समझ सके, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी हो गई टाइप ऑफ कंट्रोलिंग टॉर्क, स्प्रिंग कंट्रोल और ग्रेविटी कंट्रोल। ये चीजें जब मैं आपको इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊंगा तो उसमें कौन कौन सी हमारी जो टॉर्क है वो यूज हो रही है वो मैं आपको जब साथ साथ बताऊंगा तब आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। अभी आप सिर्फ इतना ही समझिए जितना मैं यहाँ समझा रहा हूं। अब जो हमारी तीसरी टॉर्क है वो कौन सी है, वो है हमारी डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क का मतलब ये होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो बीच में रेड वाला मेरा मार्कर है ये है हमारा पॉइंटर, ठीक है। और ये जो ब्लैक वाला है मेरे पास ये हमारा क्या है, मान के चलिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। और ये ब्लू वाला हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले जब हम उसको सप्लाई देंगे तो होगा क्या, ये कंट्रोलिंग टॉर्क इस पॉइंटर पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा कि भैया चलो अपनी इनिशियल पोजीशन से हट जाओ और आगे हो, तो ये इधर आया। अब होगा क्या कि फिर से ये जो कंट्रोलिंग टॉर्क है ये इस पे फोर्स लगाएगा, जितने अमाउंट का फोर्स इसने लगाया है। लेकिन ये कोई हमारे पास वो तो है नहीं कि जितने अमाउंट का इसने लगाया उतने का ये लगाए। तो कभी कभी क्या होता है ये ज्यादा फोर्स लगा देता है। तो जब इसको हमको क्या करना था, पॉइंटर को किसी जो हमारे मेजर करना हम लोग चाह रहे हैं उस वैल्यू पर रुक जाना चाहिए था, वहां ना रुक के जब इससे फोर्स लगेगा तो फिर ये इधर आएगा। अब ये इधर आ गया तो जो डैम्पिंग टॉर्क है वो क्या हो गई, ज्यादा हो गई कंट्रोलिंग टॉर्क से। फिर इसने इसको इधर ढकेल दिया। तो आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी जब हम एमीटर या वोल्टमीटर की रीडिंग लेते हैं तो जब हमारा पॉइंटर ऐसे करके एकदम से उठता है, फ्लक्चुएट करता है, तो फिर एक वैल्यू पे जाके वो ऐसे ऐसे रोटेट करने के बाद, मूव करने के बाद फिर धीरे धीरे स्टेबल हो जाता है। अगर हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट में डैम्पिंग टॉर्क ना लगाएं तो जो हमारा पॉइंटर है वो कभी भी रुकेगा नहीं, वो हमेशा इस तरीके से पेंडुलम की तरह रोटेट करता रहेगा। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं डैम्पिंग टॉर्क, ठीक है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, द टाइम रेस्पॉन्स ऑफ इंडिकेटिंग मीटर डिपेंड ऑन डैम्प्ड ऑसिलेशन एट द फाइनल स्टेडी स्टेट पोजीशन। जो हमारे इंडिकेटिंग मीटर है, इंडिकेटिंग मीटर मैंने आपको कौन से बताए थे, जो हमको इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे रहे हैं, उसमें कौन कौन से थे, एमीटर, वोल्टमीटर, वॉटमीटर, यानी कि जो हमको लाइव वैल्यू दे रहे हैं। ऐसे हमारे इंडिकेटर मीटर जो डिपेंड करते हैं किस पे, डैम्प्ड ऑसिलेशंस एट द फाइनल स्टेडी स्टेट पोजीशन, जिनमें हमारा क्या होता है, ऑसिलेशंस होते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि डैम्प्ड जो हमारी डैम्पिंग टॉर्क है उसका हम लोग क्यों यूज करते हैं,
तो आप सिर्फ ये बोलेंगे कि अगर हम उसको यूज ना करें तो सबसे पहली बात तो जो पॉइंटर है वो कभी भी स्टेबल कंडीशन में नहीं आएगा, वो हमेशा रोटेट करता रहेगा। अगर आपको बताना है कि हम इसका क्यों यूज करते हैं तो सीधा सीधा आप आंसर देंगे, सिस्टम के अंदर से ऑसिलेशंस को आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डैम्पिंग टॉर्क का यूज करते हैं। जो डैम्पिंग टॉर्क है वो कितने तरह की होती है, वो हमारी 4 तरह की होती है। पहली होती है हमारी एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, दूसरी होती है हमारी फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग, तीसरी होती है हमारी एडी करंट डैम्पिंग, चौथी होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। ठीक है, अब होता क्या है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में आपको समझाने की कोशिश करूं तो हम क्या करते हैं, एक चैम्बर बनाते हैं एयर का, ठीक है, उसमें हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं। ठीक है, मतलब इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो हम मीटर रखा हुआ है उसको कैसी जगह रखते हैं, जहां पे एयर का चैम्बर जैसा कुछ होता है। तो ये ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस किस इंस्ट्रूमेंट में हम लोग इस डैम्पिंग को यूज करते हैं, जो हमारे मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग आयरन, इलेक्ट्रोडायनामोमीटर, ऐसे मीटर्स के अंदर हम यूज करेंगे, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज करेंगे। उसके बाद हमारी कौन सी आती है, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग में जो आपको याद रखने वाली बात है वो ये है कि जो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग है उसको केवल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर के लिए यूज करते हैं, उसके अलावा ये कहीं भी यूज नहीं होती है। आपसे किसी भी भाषा में वो पूछे कि फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग हमारी कहां कैसे भी कितनी भी बात घुमा के पूछे कहां यूज होगी, आपको हमेशा याद रखना है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर के अलावा कहीं पर भी हमारी फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज नहीं होती है। इनके क्या क्या फायदा क्या क्या नुकसान है, एयर फ्रिक्शन जो हमारी डैम्पिंग है उस इंस्ट्रूमेंट को हम ऐसे वर्टिकल भी रख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं, हम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर वहीं मैं बात करूं फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग की, तो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग में होगा क्या, इसमें कोई ना कोई फ्लूइड भरा होगा। अगर हमको इसको वर्टिकल मैंने रख दिया तब तो ठीक है, वर्टिकल ही रख दिया कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना रखा रहेगा। अगर मैंने इस इंस्ट्रूमेंट को हॉरिजॉन्टली रख दिया तो होगा क्या, वहां से हमारा ऑयल लीक करने लगेगा। ठीक है, और जहां पे हम ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं उस जगह हमारा जो तेल है वो बिखर जाएगा, तो हमको वहां साफ भी प्रॉपर रखना पड़ेगा। इन्हीं सब की वजह से हम इसको नहीं यूज करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एडी करंट डैम्पिंग। एडी करंट डैम्पिंग आपको याद रखनी है हमेशा किसके लिए, इसका हम यूज करते हैं पीएमएमसी मीटर के लिए, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल जो हमारी होती है। ईएमएमसी हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मूविंग कॉइल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब है कि उसमें बिजली भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का मतलब क्या हो गया कि जो उसमें मैग्नेट है वो भी परमानेंट है और मूविंग कॉइल कैसी है, वो भी मैग्नेटिक ही है। तो जहां पे बहुत हैवी अमाउंट का क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, वहां पर हम यूज करेंगे कौन सी, अपनी एडी करंट डैम्पिंग। एडी करंट डैम्पिंग क्या करेगी, ये भी वही प्रोसेस है, इसका ऑसिलेशंस को खत्म करने के लिए काम करेगी। पीएमएमसी में आपको बहुत डीप में पढ़ाऊंगा, जिस दिन मैं पीएमएमसी मीटर की क्लास लूंगा उस दिन केवल सिर्फ एक क्लास पीएमएमसी मीटर की पढ़ाऊंगा। कोशिश मैं यही करूंगा जिस दिन मैं इंस्ट्रूमेंट आपको पढ़ाया करूंगा एक एक इंस्ट्रूमेंट करके मैं आपको बताऊं ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। चौथी जो है हमारी इलेक्ट्रोडायनामोमीटर सॉरी डैम्पिंग, उसका हम लोग कहाँ यूज करते हैं, इसका हम लोग यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर में। ये अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा गैल्वेनोमीटर का क्या काम है, किस तरीके से ये हमारे सिस्टम में काम करता है। पूरा अच्छे से गैल्वेनोमीटर पढ़ाने के बाद हम लोग एमीटर वोल्टमीटर पढ़ेंगे, उनकी रेंज हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है, ये हम लोग दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। आज जो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पढ़ाया है मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। कोई भी चीज अगर ऐसी है जो आपको समझ ना आई हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। बाकी आप लोग खूब मन लगाकर पढ़ते रहिए, सिर्फ 3 महीने रह गए हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन लगाइए, जितने सब्जेक्ट यहाँ होते जा रहे हैं उनके क्वेश्चन हाथ के हाथ लगाते रहिए आप लोग। अब मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा, जब हमारा सिलेबस लगभग कंप्लीट हो जाएगा तब से फिर हम लोग एग्जाम तक सिर्फ क्वेश्चन ही लगाया करेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग खूब मन लगाकर पढ़िए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, क्वेश्चन लगाते रहिए। हम लोग कल मिलते हैं। हर हर महादेव।